राजा था जिसकी बहुत सुंदर लड़की थी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी घुड़सवारी करती थी, इतनी अच्छी तलवारबाजी करती थी कि उस पर आसपास के जितने भी राजा महाराजाओं के बेटे थे उस लड़की पर पूरी तरह से व्याकुल थे। सभी सोच रहे थे किसी तरह ये लड़की हमसे सेट हो जाए या फंस जाए, यानी कि हमसे विवाह हो जाए, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए। आज की डेट में गर्लफ्रेंड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक राजा महाराजाओं के ज़माने की है, जिस लड़की की वजह से 40 लड़कों के सर कट गए थे और एक साधारण से लड़के ने, जो जंगलों में गाय चराता था, उसने उसको अपनी पत्नी बनाकर जंगलों में ले गया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी। मैं हूँ आरजे पटेल। सो मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे बहुत हौसला मिलता है आपके एक लाइक से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बहुत बड़े राजा थे जो आसपास के कई जिलों के राजा थे और उनका बहुत नाम चर्चा में था। उनके एक राजकुमारी थी लड़की, जो बहुत ही तलवारबाजी में और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, और सुंदर तो इतनी थी कि आसपास के जितनी क्षेत्र की जनता थी हर कोई सोचता था कि कहीं से भी बात बन जाए तो ये हमारी होकर रह जाए। तभी उसके बाप को चिंता होती है कि बेटी की शादी मुझे अब करा देना चाहिए, क्योंकि बेटी जवान है, कहीं ऊंच नीच हो जाए तो मैं एक राजा, मेरी बदनामी काफ़ी जगह हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं एक राजा महाराजाओं के ज़माने की एक कहानी लेकर आया हूँ। उस राजकुमारी के चक्कर में 40 सर कट गए। 40 राजकुमारों के सर जब कट गए तब आसपास के इलाके में दहशत सी छा गई और सभी राजा महाराजा सब नाराज हो गए उस राजा के ऊपर, और सब मिलकर उसके यहाँ आक्रमण करना चाहते थे। सो दोस्तों, ये कहानी है आज एक राजा महाराजाओं के ज़माने की, जिसे मैं सुना रहा हूँ। सो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मेरा बहुत बड़ा परोपकार हो सकता है। सो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टोरी की तरफ। दोस्तों, एक राजा महाराजा के ज़माना था जहाँ एक राजा, सुप्रसिद्ध राजा थे जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिनका आसपास के कई इलाकों के, गाँव के, जिलों के राजा थे वो। उनका बहुत तू थी, मैं चलती थी, लेकिन उनके कोई लड़का उनके वंश में पैदा नहीं हुआ, इसलिए उनका अपने वंश का आगे बढ़ता वो नहीं दिखाई दे रहा था राजपाट। उनको एक बेटी पैदा हुई थी जो बेहद खूबसूरत थी और बहुत ही घमंडी लड़की थी। तो होता क्या है, राजा साहब अपनी लड़की की विवाह की चिंता करने लगते हैं और लड़की से जैसे ही कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, क्यों ना तुम्हारे लिए एक लड़का तलाशा जाए, तो बेटी साफ मना कर देती है कि पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं विवाह करूं। बाप बहुत गिड़गिड़ाता है और बहुत जोर डालता है, तो लड़की कहती है पिताजी अगर आप चाहते हैं कि मैं विवाह करूं तो मैं 3 शर्तें रखती हूं। अगर 3 शर्तें मेरी कोई लड़का पूरी कर देगा, 3 सवालों के अगर जवाब कोई लड़का दे देगा तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगी। तब राजा को लगता है कि चलो ये भी करके देख लिया जाए, और राजा साहब एक मीटिंग बुलवाते हैं और पूरे अपने मंत्री, जितनी सेना होती है, सबको कह देते हैं, वो बात बता देते हैं अपनी लड़की की कि मैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐलान कर दिया जाए कि मेरी लड़की के 3 सवालों का जो लड़का जवाब देगा हम उससे शादी कर देंगे और उसको अपने यहाँ का राजा बना भी सकते हैं, क्योंकि मेरे कोई दूसरी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। तब वहीं के ढोलक मास्टरों को बुलाया जाता है, जो ढोल डिग्गी पीटा जाया करती थी उस ज़माने में, और पूरे प्रदेश में, देश में डिग्गी पिटवा दी जाती है और ऐलान करा दिया जाता है और डेट फिक्स कर दी जाती है कि पहले जितने राजा महाराजा होंगे, जो राजकुमार होंगे, 1 हफ्ते उनको समय दिया जाएगा, ताकि 1 हफ्ते के अंदर जितने राजा महाराजा हों क्षेत्र भर के वो निपट जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद
गरीब लोगों को मौका दिया जाएगा जो सवालों के जवाब देने का इच्छुक हो। और ये भी शर्त रख दी जाती है, जो सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा तत्काल। तो जब ऐसा ऐलान कर दिया जाता है तो पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के राजा महाराजा, पूरे देश के राजा महाराजाओं के लड़के कुछ तो अकड़ में पहुंच जाते हैं, कुछ तो जो है अपनी किस्मत आजमाने पहुंच जाते हैं। साथ में उस लड़की की फ़ोटो भी दिखाई जाती थी, ढोल मास्टर उस लड़की की फ़ोटो भी दिखाता जाता था कि ये लड़की है राजा साहब की, और इनके अगर 3 सवालों का जवाब जो कोई दे देगा वो लड़की उसके साथ शादी कर लेगी और वो उसी को राजपाट सिंहासन दे दिया जाएगा। जब ऐसा पूरे देश में खबर फैल रही थी तभी वहाँ एक चरवाहा पहाड़ों में गाय भैंसे चराया करता था और वहीं रहा करता था जंगलों में, और उसी के गाय भैंसों के दूध से वो अपना लालन पालन कर रहा था। तो धीरे धीरे अब बैठक बुलाई जाती है और काम चालू हो जाता है, सवालों के जवाब होने लगते हैं। तभी एक हफ्ता जो राजा महाराजाओं के बेटों को दिया गया था, जो रिहायशी थे, पैसे वाले थे, उनको मौका दिया जाता है, तो उनकी चौपाल लगी होती है। तब वहाँ एक जल्लाद भी बुलाया जाता है, सर कलम करने वाला, जो तत्काल अगर जिसने सवाल का जवाब नहीं दिया उसका तत्काल सर कलम कर दिया जाएगा। तभी वहाँ करीब 100-150 लड़के पहुँचते हैं राजकुमारों के, आसपास के देश के, जो इच्छुक होता है वो पहुँचता है। तब लड़की अपने सिंहासन से ही बैठकर, मंत्रीगण सब ही बैठे होते हैं, और लड़की अपना सवाल भी उसका ऐसा था कि मौन रहकर बताना था, मतलब इशारों में सवाल बताएगी और इशारों में ही जवाब चाहिए उसको। बड़ा कठिन सा सवाल था और इससे कुछ तो राजा महाराजाओं के बेटे जब माहौल देखकर डर गए तो वहाँ से वापस आ गए और कुछ तो अड़िग बैठे रहे। लेकिन जब लड़की ने सवाल जवाब करना शुरू किया तब वहाँ कोई ऐसा राजकुमार नहीं जवाब दे पाया जिसके साथ वो शादी कर पाए। धीरे धीरे वहाँ 40 लड़कों के सर कलम हो गए। फिर होता क्या है, अब गरीबों की बारी आती है। जब गरीबों की बारी आती है अगले हफ्ते में, तब गरीबों का हफ्ते का पहला दिन था जहाँ गरीबों में कोई नहीं पहुँचता। उड़ते उड़ते आवाज़ जब उस जंगलों में उस चरवाहे के पास पहुँचती है, हट्टा कट्टा नौजवान होता है चरवाहा, लेकिन उसके फटे कपड़ों की हालत देखकर जब वो महाराजा की कोठी में प्रवेश करता है तब उसको द्वारपाल रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम इस फटी कंडीशन में कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो। कहता है, राजा साहब ने जो ऐलान किया है, उनकी लड़की ने जो ऐलान किया है, मैं उनके सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। तब द्वारपाल दौड़ते दौड़ते महाराज के पास जाते हैं कि एक भिखारी टाइप का एक लड़का आया है, क्या हम उसे अंदर आने दें। तो राजा साहब कहते हैं, यहाँ सबका सम्मान किया जाएगा, सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा, उसको अंदर आने दो। और एक तरफ जहाँ राजकुमारों की टोली लगी थी, उनके राजा बैठे थे, एक तरफ उस गरीबों की टोली लगी थी। और अब गरीबों का नंबर आता है तो उन गरीबों की टोली में कोई नहीं आता, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी, क्योंकि वहाँ पहले भी 40 लाशें गिर चुकी थी, 40 राजकुमारों के सर कलम कर दिए गए थे। तो गरीब लोगों ने सोचा कि अगर राजकुमार जो राजा महाराजाओं के बेटे हैं वो नहीं जवाब दे पाए तो हम क्या जवाब दे पाएंगे, इसलिए वहाँ कोई नहीं पहुँचा। सिंगल एक वहाँ चरवाहा पहुँचता है जो पहाड़ों में गाय भैंसे चराया करता था, जो दूध पीकर पला बढ़ा था, और वो पहुँचता है और ऐलान कर देता है कि मेरी भी एक शर्त है, अगर महारानी यहाँ से मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा, अगर महारानी ये राजपाट छोड़कर मेरे साथ जंगलों में रहने चलेंगी, जहाँ मैं रहूँगा मेरी पत्नी बनकर अगर वहाँ रहेंगी तो मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। तब रानी भी बहुत घमंडी होती है, क्योंकि उसने 40 लड़कों के सर कटवा दिए थे, तो उस आदमी की चरवाहे की शर्त मंजूर कर लेती है और शर्त के हिसाब से सवाल पेश किया जाता है। जो पहला सवाल था, क्योंकि वहाँ पहला सवाल
जानने के लिए कई राजा जिनके बच्चे मरे थे वो सब मौखिक रूप से सवालों को जानने के लिए तड़प रहे थे। तब वहाँ पहला सवाल किया जाता है उसी मौन धारण में, और लड़की उस चरवाहे के सामने अपने सिंहासन से खड़ी होकर एक उंगली उठाती है और बस उठाकर बैठ जाती है। तब वो चरवाहा खड़ा होता है और एक उंगली उठाता है और ऊपर की तरफ देखता है, तो लड़की कह देती है कि सवाल का मेरे जवाब मिल गया। और हाँ दोस्तों, एक सवाल का जवाब उसको मिल चुका था। इसलिए अब दूसरे सवाल की बारी थी। दूसरे सवाल में सिंहासन पर बैठी लड़की खड़ी होती है और अपनी तलवार निकालती है और जल्दी जल्दी उस तलवार को 2-4 राउंड घुमाती है और फिर तलवार को म्यान में अंदर रखकर फिर बैठ जाती है। तो दूसरे सवाल का भी वो जवाब देता है कि वहीं पास में एक सिपाही खड़ा था। उस सिपाही के चरवाहे के बगल में उसने अगल बगल देखा, जब उसको कुछ नहीं दिखा तो उससे एक सिपाही दिखा। उस सिपाही के जेब में एक कलम पड़ी थी, उस कलम को निकाल कर वो खड़ा हो जाता है चरवाहा और कहता है ये है आपके दूसरे सवाल का जवाब। तब रानी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे दूसरे सवाल का भी जवाब सही दिया गया है, और वहाँ तालियां बजने लगती हैं। अब जितने राजा थे वो देखकर और रोते हैं कि आखिर ये भिखारी इतना सटीक जवाब कैसे दे रहा है, और अभी तो सब संशय में थे। अब जब तीसरे सवाल की बारी आती है तब रानी और वहाँ जितने राजा थे चहल पहल बढ़ जाती है, और जब रानी वहाँ खड़ी होती है तीसरे सवाल के जवाब के लिए, तब चरवाहा बैठा रहता है आराम से और रानी खड़ी हो जाती है और तीसरे सवाल को अपने सिंहासन से खड़ी होकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से 4-5 राउंड उतरती चढ़ती है जल्दी जल्दी, और वो हाँफने लगती है और हाँफ कर बैठ जाती है। अब उससे चरवाहे से जवाब मांगा जाता है तो चरवाहा खड़ा होता है अपनी कुर्सी से और झुक कर अपनी छाती पर हाथ रख कर ऐसे झुकता है। तो लड़की कहती है कि जवाब मुझे मिल गया। और अब जैसे ही जवाब मिल जाते हैं तीनों, तो वहाँ शोरगुल होने लगता है और बहुत खुश होते हैं कुछ लोग। कुछ जिन राजाओं के बच्चों के सर कलम हुए थे वो बहुत नाराज होते हैं और वो तलवारें निकाल कर अपने म्यान से खड़े हो जाते हैं और आक्रोश में आते हैं कि ये सब कैसा ड्रामा चल रहा है, कैसी नौटंकी चल रही है कि जिन सवालों के चक्कर में हमारे 40 लड़के मारे गए उस सवालों का जवाब ऐसे कैसे चरवाहा दे सकता है। सब मिली भगत है तुम्हारी, हमें मौखिक रूप से इन सवालों के जवाब समझाए जाएं। तब राजा साहब अपनी लड़की से विनती करते हैं कि बेटा माहौल बिगड़ रहा है, युद्ध हो सकता है कभी भी, तुम इन सभी सवालों का मौखिक रूप से सबको समझा दो। तभी रानी कहती है कि पिताजी, जो मैंने पहला सवाल पूछा था, जो मैंने एक उंगली खड़ी की थी, उस सवाल का जवाब मुझे इन्होंने बताया उंगली खड़ी करके, ऊपर को सर करके। इसका मतलब था कि मैंने इनसे पूछा था कि इस दुनिया का मालिक सबसे बड़ा भगवान कौन है। तब इन्होंने बताया इस दुनिया का सबसे बड़ा मालिक एक ही है जो ऊपर वाला है। और जो दूसरा सवाल था, तो दूसरा सवाल इन्होंने झुक कर जब मुझे एक पेन दिखाया था, जब मैंने तलवार लहराई थी तो इन्होंने मुझे पेन दिखाकर मेरे सवाल का जवाब दिया था। तो पिताजी, मैंने तलवार चलाकर इनसे ये पूछा था कि आखिर इस तलवार से ज़्यादा तेज चलने वाली दूसरी वस्तु कौन सी है। तब इन्होंने एक सिपाही के जेब से पेन निकाल कर मुझे दिखाया था। तब मेरे सवाल का जवाब मिल गया था, क्योंकि तलवार से तेज कलम की ताकत पाई गई है। और ये मेरा दूसरा सवाल था। और जो तीसरा सवाल था कि मैं तीसरी बार अपने सिंहासन से खड़ी होकर जब सीढ़ियों में कई चक्कर मैंने मारे थे, तो वो मेरा तीसरा सवाल था। और इन्होंने मेरे तीसरे सवाल का भी बहुत सटीक उत्तर दिया है। इन्होंने अपने दिल पर हाथ रखकर नीचे को झुके थे। मेरे सीढ़ियों में चढ़ने का मतलब ये था, सवाल था कि आखिर सारा दिन पूरे शरीर का अंग
ऐसा कौन सा अंग है जो सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी नहीं थकता। तब इन्होंने बताया था कि अपने सीने में हाथ रखकर कि शरीर का वो दिल ऐसा अंग है जो रात दिन मेहनत करने के बावजूद दिल नहीं थकता है। अगर दिल थक गया तो आदमी मर सकता है, मर ही जाता है। तो वो ऐसा शरीर का वो ऐसा अंग है जो रात दिन 24 घंटे काम करने के बावजूद भी नहीं थकता। तो पिताश्री मेरे सवालों के इन्होंने ही 3 सटीक जवाब दिए हैं और शर्त के अनुसार अब इनसे मेरी शादी कर दी जाए। तो सभी राजा महाराजा वहाँ से हताश होकर वापस आ जाते हैं और वहाँ खून की लाशें जो पड़ी होती हैं सबको अपने अपने प्रदेश, अपने अपने घर भिजवा दिया जाता है। सभी अपने अपने बेटों की लाशें लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने मना किया था लेकिन ये बच्चे हमारे माने नहीं। और वो चरवाहा उस लड़की के साथ विवाह करके और कुछ ना ले करके खाली उसने एक माला डलवाई अपने गर्दन पर और एक उस लड़की को माला डाली और माला डलवा कर उन्हीं पहाड़ों में ले जाता है और गाय भैंस चरवाता है उस लड़की से। और आज वो दोनों आज भी उन पहाड़ों में रह रहे होते हैं। अब सो दोस्तों, मेरी स्टोरी कैसी लगी और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।